नमस्कार। पांचवी पंचायत में आपका स्वागत है। हम पांचवी पंचायत शुरू करें उसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देश के तौर पर भाग लेने के लिए ओमान के उप प्रधानमंत्री सैयद असद बिन तारिक अल सईद आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य एवं वन पर्यावरण राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे ने उनकी विमानतल पर आगबानी की। भारत और ओमान के संबंध बहुत पुराने हैं। भारत का एक बड़ा बिजनेस पार्टनर आप ओमान को मान सकते हैं। खासकर ईंधन के मामले में भारत कई बार ओमान पर निर्भर रहता है। ओमान एक व्यापारिक पार्टनर है भारत का। और आप देख रहे हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्वागत कर रहा है। राजस्थानी नृत्य का आयोजन विमानतल पर किया गया ओमान के उप प्रधानमंत्री के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उनकी आगवानी की और लगातार सिलसिला आने का जारी है। अब से थोड़ी देर बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सोन येऊ आ सकते हैं। इसके अलावा इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भी थोड़ी देर में भारत पहुंच सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ओमान के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओमान और भारत के पुराने संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं, राजनयिक संबंध रहे हैं। तो आइए पांचवी पंचायत का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारा आज का विषय भी G20 से जुड़ा हुआ है। पांचवी पंचायत में आपका स्वागत है। G20 की बैठक पिछले 2 दशकों से दुनिया के कई देशों के अंदर हो रही है, लेकिन ऐसी बैठक, ऐसा भव्य आयोजन, ऐसा महाकुंभ पहले कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन भारत ने बतौर मेजबान इस बार जो कर G20 की बैठक में दिखाया है वो ऐतिहासिक है। इसके पहले ऐसा कोई भी देश ऐसा आयोजन नहीं कर सका था। भारत की अध्यक्षता में G20 का जो भव्य महाकुंभ दुनिया देख रही है, उससे पूरे विश्व में भारत का रुतबा विश्व गुरु के तौर पर बहुत मजबूत हुआ है। भारत ने G20 सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के वसुधैव कुटुंबकम का वो सनातन मंत्र दिया है जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। G20 का ये संदेश देना इसलिए जरूरी था क्योंकि दुनिया की 80% GDP G20 के सदस्य देशों से बनती है। दुनिया की 60% आबादी इन्हीं देशों के पास है और 75% विश्व व्यापार पर G20 के देशों का नियंत्रण है। जबकि दुनिया के कुल उत्पादन में G20 देशों की हिस्सेदारी करीब करीब 80% है। मतलब भारत में होने जा रहा है ये जो G20 सम्मेलन है ये ऐतिहासिक है। आज पांचवी पंचायत में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत की अध्यक्षता में G20 एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है और कैसे भारत ने G20 को पूरी दुनिया में मानवता की भलाई से जोड़ दिया और कैसे G20 की सफलता ने साबित कर दिया है कि भारत सही मायने में विश्व गुरु है जो दुनिया को एक नई राह दिखा रहा है। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उसके पहले देखते हैं कि G20 सम्मेलन में क्या हो रहा है, उससे जुड़ी कुछ झलकियां।
तो नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित देशों के तौर पर भाग लेने के लिए ओमान के प्रधानमंत्री सैयद असद बिन तारिक अल सईद आज नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने उनका स्वागत किया है। आपने वो तस्वीरें देखी थी और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत की बढ़ती साख कैसे G20 के माध्यम से जो है भारत विश्व गुरु की तरह एक संदेश दे रहा है। और इस चर्चा में मेरे साथ भाग लेने के लिए जुड़ चुके हैं आलोक बंसल, जो इंडिया फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अतुल अनेजा जी, जो एडिटर हैं इंडिया नैरेटिव के और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी IIFT से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही SR तायल, जो पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। पहला सवाल मेरा अतुल अनेजा जी आपसे है कि भारत ने जो G20 की अध्यक्षता की है और हमने देखा है कि किस तरह से एक नयापन नज़र आ रहा है, जी मानवता से जोड़ने का एक तरह से काम भारत की अध्यक्षता में G20 को विश्व मानवता से जोड़ने का काम हुआ है। आप इसको किस मायने से, पुरानी जो अध्यक्षता हुई है उस भारत की अध्यक्षता को किस मायने से आप अलग मानते हैं? देखिए कि एक नए संदर्भ में ये G20 का सम्मेलन हुआ है कि हम एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड में उसमें हम आ चुके हैं और कोविड के बाद जो है पूरे दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर जिसको कहते हैं उसमें बदलाव आया, लेकिन बदलाव केयोटिक था, उसमें एक दिशा की जरूरत थी। तो हमने, भारत ने समझ लिया कि इसको क्या दिशा देते जी। और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि अब ये नॉर्थ साउथ की डिवाइड नहीं चलेगी। जो कोविड ने किया है वो पूरी मानवता को एक तरह से क्षति पहुंचाई है। तो इसलिए जो भी एक सॉल्यूशंस आएंगे वो मिल के आएंगे हैं और उसी के वजह से ये जो हम स्लोगन देते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, कि ये अब नॉर्थ साउथ की डिवाइड वो स्थिति हट चुकी है। अब जो भी करना है मानवता को अपने आप सबको मिल के करना है और इसी के वजह से ग्लोबल साउथ की जो है अहमियत इस बार बहुत ज्यादा है पहले के मुताबिक, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है दुनिया का जो जुड़ा हुआ है और जिसकी अपलिफ्टमेंट की अभी जरूरत है, जिसकी अनदेखी कई दिनों तक होती भी रही, बहुत डिकेड्स तक। मतलब क्या उसके बारे में कहें, कॉलोनियल रूल से हम देख रहे हैं कि ये एक तरह से ग्लोबल साउथ को जो है निगलेक्ट किया गया है। लेकिन अब जो दुनिया की समस्या है उसका हल बिना ग्लोबल साउथ की कोऑपरेशन के बिना हो नहीं पाएगा। तो भारत ने अच्छी तरह से समझ लिया, इसके सबको साथ लेके जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वही अंतरराष्ट्रीय स्केल के ऊपर उसी स्लोगन को आगे बढ़ा। तो एक तरह से ये एक नई सोच के साथ ये G20 आगे बढ़ रही है। और अगर ग्लोबल साउथ को मेन स्ट्रीम करना है तो उसके साथ साथ और भी विकल्प की जरूरत है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं उसके लिए चेंज चाहिए। जो अभी की जो संस्थाएं हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF, उनको उनमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो एक तरह से एक नई दिशा, नई सोच के साथ और नई यूनिटी के साथ ये G20 का सम्मेलन भारत ने जी। अतुल जी, आपने ग्लोबल साउथ की बात की और आर्थिक मुद्दों को इससे जोड़ा। हमने देखा कि ग्लोबल साउथ का इस्तेमाल कुछ देशों ने अपने फायदे के लिए किया, उसको कर्ज के जाल में ग्लोबल साउथ के देशों को फंसा के रख दिया। लेकिन अब भारत सामने आया है, भारत ग्लोबल साउथ का एक तरह से लीडर बन के उभरा है और इसी दौरान जो एक बड़ा फैसला होता दिख रहा है इस G20 की इस बैठक में, वो ये है कि अफ्रीकन यूनियन को जो है वो इसकी सदस्यता मिल सकती है। कहीं ना कहीं ये भी ग्लोबल साउथ से जुड़ा मुद्दा है। तो ये कितना प्रभावशाली कदम भारत का रहा? ये बहुत प्रभावशाली कदम रहा, क्योंकि अब ग्लोबल साउथ को सिर्फ जोड़ना नहीं है, लेकिन कैसे जोड़ना है, किस तरह से जोड़ना है, कौन सी ज्योग्राफीज को जोड़ना है। तो अफ्रीका ग्लोबल साउथ का बहुत बड़ा एक हिस्सा है और अफ्रीकन यूनियन जो है उसको रिप्रेजेंट करना है जी। इसलिए अफ्रीकन यूनियन को G20 में लाना एक बहुत बड़ा कदम है ग्लोबल साउथ के प्रति। इंक्लूसिव अप्रोच हम कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की तरफ और अफ्रीका की तरफ खासकर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और अब इसके बारे में जो आगे की कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे ग्लोबल साउथ को जो है एक तरह से एम्पावर किया जाए, वो ये G20 जो शिखर सम्मेलन है उसके अंदर ये बातचीत होगी। G20 की जो बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी ये बातचीत चर्चा हुई है, लेकिन उसकी फाइनलिटी एक तरह से होगी अगले 2 दिन। जी ठीक है, हमारे साथ आलोक बंसल जी भी हैं। आलोक बंसल जी, जो बात अभी अतुल अनेजा जी ने की, वही सवाल मैं आपसे थोड़ा सा अलग तरीके से अगर मैं पूछना चाहूँ कि ये पूरा जो G20 था उसको एक आर्थिक ही मंच माना जाता था, लेकिन जो भारत की पास जब अध्यक्षता आई तो इसने जो मानवता, जो पूरी दुनिया की जो मानवता है, गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति जो पूरी दुनिया का है, उसके भले के लिए जो कार्य किया है, मानवता केंद्रित जो अध्यक्षता भारत ने की है, इससे कितना प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि G20 एक अमीर देशों का समूह था जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से 20
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी। और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हम जीडीपी सेंट्रिक अप्रोच से हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की तरफ, यानी मानव को केंद्र बिंदु बना के बजाय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ना है, और उस तरफ हमने काफी काम किए। इनफैक्ट हमने डिजिटलाइजेशन का कार्य किया, हमने कहा डेट रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, जिससे जो गरीब देश हैं, ग्लोबल साउथ हैं, जो पेंडेमिक और उसके बाद जो है कई देश जो हैं कर्ज के बोझ के तले दबते चले जा रहे हैं, जैसे हमने देखा हमारे पड़ोस में श्रीलंका के साथ बुरी हालत हुई। तो इनको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है, क्योंकि जो अमीर देश हैं वो जिस तरीके से कर्ज देके लोगों को कर्ज के भार के अंदर दबा रहे थे, उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने एक और चीज कही, उन्होंने कहा महंगाई को कम करने के लिए, जो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, उनसे दूसरे देशों को कोई नुकसान नहीं होता जब एक राष्ट्र इस तरीके के कदम उठाता है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि जब कोई राष्ट्र महंगाई कम करने के लिए कुछ कदम उठाया जाता था तो अंतरराष्ट्रीय संस्थान उसको का विरोध करते थे। उनको लगता था कि इसका दूसरे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पे, दूसरे राष्ट्रों के हितों पर असर पड़ेगा। तो और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जो हमने देखी कि जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसके कारण जिस तरीके से विश्व में असर पड़ रहा है, उसको एक हमने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। हमने कहा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए जो कार्बन न्यूट्रल हो, जिससे कि जलवायु और ज्यादा खराब ना हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ह्यूमन सेंट्रिक हैं, इंसान को केंद्र बिंदु में लाकर की गई है। और जो आज भारत कर रहा है वो आने वाले सम्मेलनों में ये उन राष्ट्रों की मजबूरी हो जाएगी कि उनको कम से कम इस पे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो शुरुआत कर दी उस पर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसका काफी बड़ा असर पड़ेगा आने वाले समय पर इस G20 के सभी सम्मेलनों। आलोक जी, अगर हम बात करें कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो तो सनातन धर्म में है और हम इससे बहुत परिचित हैं, हमारा पूरी संस्कृति इससे परिचित है, लेकिन जो उसको विश्व मंच से, इतने बड़े मंच से जब इस बात को जोड़ा गया तो क्या ये संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा, एक नया थॉट था ये? देखिए, हमारी संस्कृति जो है हमेशा से वैश्विक भाईचारे की संस्कृति रही है। हमने सबको एक ही नजरिए से देखा है। अगर आप देखें, भारत की नीतियां भी देखें तो जब भी कोई प्राकृतिक आपदा है या कोई मैन मेड डिजास्टर हुआ है तो हमने सिर्फ अपने ही नागरिकों की सहायता नहीं की है, बल्कि अन्य नागरिकों की भी सहायता की है। और हमने आज इस बार G20 में जिस तरीके के मुद्दे उठाए वो सारे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ भारत के हित की बात नहीं की, हमने पूरे विश्व के हित की बात की। क्लाइमेट का एजेंडा हो, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो, या हमने ऐसी टेक्नोलॉजियों को डेवलप करने की बात की जो कार्बन न्यूट्रल हो, या हमने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात की, हमने डिजिटलाइजेशन की बात की। हमने डिजिटलाइजेशन भी एक तरीके का जो है गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है, एक इनेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए। तो डिजिटलाइजेशन की बात की, और डिजिटलाइजेशन में जिस तरीके के साइबर क्राइम्स की समस्या हो रही है उसके बारे में भी बात की कि साइबर क्राइम्स के लिए विश्व को एक साथ आना चाहिए, जिससे कि डिजिटल जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, साइबर ऑफेंसेस हो रहे हैं, वो ना हो। तो हम जो है सिर्फ वसुदेव कुटुंबकम की बात ही नहीं करते, हम उसको क्रियान्वित करते हैं। और ये ऐसी विचारधारा है जो मेरे को लगता है समस्त विश्व को प्रभावित करेगी। लोग समझेंगे कि जो भारत की जो विचारधारा है वसुदेव कुटुंबकम की, जो वर्ल्ड इज वन फैमिली, इसको आगे ले जाने की जरूरत है। ठीक, हमारे साथ बाकी दो मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी और साथ ही हमारे पास SR तायल जो पूर्व राजनयिक है जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत DD न्यूज़ में स्वागत है। तायल साहब, मैं आप थोड़ा सा देर से जुड़े, सवाल पहला मैं आपसे पूछना चाह रहा था, फिर भी मैं सवाल पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर से एक सवाल आप दोहरा रहा हूँ कि भारत की अध्यक्षता, क्योंकि आप पूर्व राजनयिक रहे हैं और इस तरह के संगठनों से जुड़े रहे हैं, इस तरह की कई बैठक आपने देखी हैं अपने पूरे कार्यकाल में, तो जो G20 की अध्यक्षता भारत ने की है इस बार, वो पिछली अध्यक्षता जो थी उनसे ये कितनी अलग है? बिल्कुल अप्रत्याशित है। मैं कोरिया में था जब वहां पे G20 हुई थी, हो गए 10 वर्ष, पर वहां इस तरह, जिस तरह से पूरी देश को इन्वॉल्व किया गया जी, इस तरह से एजेंडा को बहुत वाइड किया गया, जिस तरह से सिविल सोसाइटी को न हमारे देश में बल्कि विश्व में जितने मेंबर देश हैं उनको इन्वॉल्व किया गया, जिस तरह से जनवरी में ग्लोबल साउथ की मीटिंग करके एक नया दृष्टिकोण हमारे प्रधानमंत्री ने अपनाया कि G20 केवल 20 मेंबर देशों का प्लेटफॉर्म नहीं है, बिल्कुल, जो वहां नहीं है जो देश, उनकी भी आवाज
बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको भी सुनना चाहिए। और उसके बाद जितनी तैयारी हुई है, मैं समझता हूँ, देखिए पिछले साल के मध्य से पहले से ही G20 की तैयारी हमारे देश में शुरू हो चुकी थी। बिल्कुल, हमारे शेरपा अपॉइंट हो गए थे और बिल्कुल जिस दिन इंडोनेशिया ने भारत को बैटन दिया, एकदम रोल आउट हो गया कि क्या क्या हमारी अपेक्षाएं हैं, क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह से हम करेंगे, कितनी मीटिंग करेंगे, कितनी। तो इतना हमने प्रयत्न किया है। और जैसा अपन साहब ने कहा कि ये आगे के लिए एक फाउंडेशन है, एक नींव है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में जो G20 डिक्लेरेशंस आ रहे थे वो बड़े एस्पिरेशनल हो गए थे, कुछ रिपीटेटिव हो गए थे, कुछ उसमें नई बात नहीं थी, कोई उसमें नंबर्स नहीं थे कि हम ये करना चाहते हैं, हमें ये करना चाहिए, पर हम ये करेंगे। मुझे लगता है कि शेरपास में मीटिंग 3 दिन बहुत जबरदस्त हुई है और जो भारत का पूरा एक दृष्टिकोण है और काम करने का ढंग है प्रधानमंत्री मोदी का, पूरे भारत सरकार का, कि आउटकम ओरिएंटेड, केवल बात ओरिएंटेड नहीं, वो हमें देखने को अवश्य मिलेगा। और तो मैं समझता हूं कि जो पिछले G20 मीटिंग्स हुई हैं और जिस तरह से अपने अपने ढंग से सब प्रेसिडेंट करते हैं, पर जितना भारत में देखिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, कितना लोग हमारे इन्वॉल्व हैं, उन सबको इन्वॉल्व किया गया और उनका निचोड़ निकल के अब हमारे सामने कल आया। साहब, मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगा कि भारत ने जब G20 की अध्यक्षता ली तो करीब करीब 220 के आसपास बैठकें की गई, 60 शहरों के अंदर ये बैठक की गई और एक अनुमान है कि 6.25 करोड़ लोगों की जन भागीदारी इसके अंदर की गई और 42 बड़े नेता पिछले 1 साल में भारत आ चुके हैं G20 के अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेने के लिए। तो ये सब करने की वजह क्या थी, इससे क्या संदेश भारत देना चाह रहा था? मुझे याद आता है विदेश मंत्री जयशंकर कहीं बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि जब ये हुआ कि हमें प्रेसिडेंसी मिल रही है तो प्रधानमंत्री ने उन्हें ये निर्देश दिया कि 2 चीजें हैं कि ये केवल जो भी है दिल्ली तक ना रहे और जो भी कार्रवाई है उसमें पूरी जन भागीदारी हो और केवल ऑफिशियल या एक्सपर्ट्स तक ही सीमित ना रहे। मैं समझता हूं कि न केवल भारत में ऐसा हुआ बल्कि विश्व में 20 देश जो मेंबर्स हैं और उसके अलावा साइंटिस्ट हों, एकेडमिक्स हों, देखिए थिंक टैंक 20 और जितने आप देखें इतने ग्रुप्स बने और उसमें मेंबर देशों के समाज के डिफरेंट भागों के लोग प्रतिनिधि आए। वो एक संदेश लेकर जाएंगे कि G20 क्या है, G20 क्या करना चाहता है, क्योंकि ये केवल सरकार का काम नहीं है। सरकार इन देशों की एक, ठीक है वो लीडर है, वो अपनी तरह से काम करेगी, पर जनता का सपोर्ट चाहिए। मान लीजिए अगर $100 बिलियन विकसित देशों को देना है तो ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये केवल गवर्नमेंट के कहने से नहीं देंगे, जनता से भी आवाज आनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये हमको भी प्रभावित कर रहा है, तो आप ये दीजिए। इस तरह जिस तरह पूरी सिविल सोसाइटी को भारत में और G20 मेंबर्स में और उसके बाहर भी जिस तरह से इन्वॉल्व किया गया है, मैं समझता हूँ ये प्रत्याशी है और एक बहुत ही सॉलिड आउटकम यहाँ से निकलेगा और विचारधारा लोगों की विश्व में बदलेगी, जिस तरह से विकास की गति पर प्रगति की जाए और आगे बढ़ा जाए। जी, हमारे साथ प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी भी साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, इस जो पूरी जो बैठक होने वाली है इसमें चर्चा ये भी होगी कि जो विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं उनके लिए लोन सिस्टम को कैसे आसान बनाया जाए। इसके अलावा ये भी चर्चा होगी कि जो इंटरनेशनल लोन सिस्टम है उसमें सुधार कैसे हो, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के देशों की जब बात कर रहे थे तब ये भी चर्चा हो रही थी हमारे बीच में कि किस तरह से ऋण के जाल में फंसाकर उन्हें किस तरह से फायदा उठाया गया कुछ बड़े देशों द्वारा। तो ये सब चर्चा करना कितना अहम है इस वक्त G20 के अंदर? देखिए, ये जो भी अभी G20 के अंदर हुआ है ये अभूतपूर्व है जी, और ये पूरी तरह से अभूतपूर्व है क्योंकि नंबर ऑफ कंट्रीज का पार्टिसिपेशन है, जितने नंबर ऑफ लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं और जिसकी चर्चा हुई है। तो ग्लोबल साउथ के अंदर ये प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की थी अभी 1-2 हफ्ते पहले, उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से किया था कि ये बड़े देश जो रिच कंट्रीज जो हैं वो स्मॉलर देशों को या इकोनॉमिकली मिडिल क्लास देशों को, इमर्जिंग जो ग्लोबल साउथ है उसको एक बाजार के रूप में ना देखें। तो बाजार के रूप में देखने की प्रवृत्ति न केवल साउथ के लिए या इमर्जिंग कंट्रीज के लिए
नुकसानप्रद है, बल्कि लॉन्ग टर्म मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर उनको भी परेशानी। मार्केट कैन बी डेवलप की जो इमर्जिंग लोग, जैसे हिंदुस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो ये जो इमर्जिंग मार्केट है इसको सस्टेन करने के लिए ये इन्होंने प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि उनको बाजार की जगह पार्टनर इन प्रोग्रेस देखना चाहिए। अब जैसे इसके अंदर आप देखिए बहुत सारी चीजें हुई, आपने देखा कि जैसे चाइना ने विद चाइना जो है ना काफी जगह पे उसकी क्रिटिसिज्म होती है कि द वे ये लोग लोन देते हैं, फिर वो कंट्री जो है वो डेप्ट क्राइसिस में फंस जाता है, और तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरा एक इसके अंदर उन्होंने ये भी बताया प्रधानमंत्री ने अभी, मतलब लास्ट बार जब उन्होंने एक वैलिडिक्टरी एड्रेस दिया हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, कि प्रोटेक्शनिज्म इन द वर्ल्ड जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। अब आप चाइना को जैसे अगर हम देखते हैं कि आप देखिए कि जो कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो हमको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है G20 से जुड़ी खबर है। इस वक्त पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो है पविंद्र जी से उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और ये द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पविंद्र जगन्नाथ इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। ये मुलाकात जो है प्रधानमंत्री निवास में हो रही है, और भारत और मॉरिशस के बहुत पुराने संबंध हैं। एक भारतीय मूल की एक बड़ी आबादी मॉरिशस में रहती है, और ये संबंध जो है वो 300-400 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। एक तरह से मॉरिशस को जो है आप छोटी भारतीय संस्कृति का एक केंद्र कह सकते हैं। भारतीय मिलीजुली संस्कृति की झलक मॉरिशस में नज़र आती है, और मॉरिशस जो है वो हमेशा से भारत के साथ रहा, भारत के साथ उसके मित्रवत व्यवहार रहे। और इस वक्त जो है पहली द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीर आप देख रहे हैं जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में हो रही है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री पविंद्र जगन्नाथ आज G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे हैं, और इसके पहले उन्होंने G20 की बैठक शुरू होने से पहले जो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी के साथ की है, ये एक नई शुरुआत इसको आप कह सकते हैं। भारत और मॉरिशस के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे, लेकिन अब एक बार फिर एक नए दौर में संबंध पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मुलाकात के बाद। और लगातार आज बैठकों का सिलसिला चलेगा। अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं। इसके अलावा आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भी प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ भी होगी, और शुरुआत जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में पविंद्र जगन्नाथ के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि अब से थोड़ी देर बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सून येऊ और इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी थोड़ी देर में भारत पहुंच सकते हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं, और इनका स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर करेंगे। तो भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉरिशस जो है वो एक छोटे भारत की तरह आप उसको कह सकते हैं। अगर कई लोग जो मॉरिशस घूमने जाते हैं उनको एहसास होता है कि कैसे जिस तरह से वो किसी एक भारत के ही हिस्से में आ गए हैं। भारतीय संस्कृति की झलक मॉरिशस के कण कण में दिखाई देती है, और एक बहुत ही मिलीजुली संस्कृति का देश है। भारत भी उसी तरह की संस्कृति का एक देश है, इसलिए बहुत सी समानताएं जो मॉरिशस और भारत के बीच में हैं। भारतीय संस्कृति का आदान प्रदान होता रहता है। आज से 300-400 साल पहले भारत के लोग मॉरिशस के विकास के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भेजे गए थे। मॉरिशस के विकास में मॉरिशस आज जहाँ पे खड़ा हुआ है, जिस आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, उसमें भारतीयों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस भूमिका को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। मॉरिशस भी इस चीज़ को मानता है। मॉरिशस के जो स्वयं प्रधानमंत्री हैं पविंद्र जगन्नाथ, वो खुद भारतीय मूल के हैं, भारतीय संस्कृति से अच्छी तरह से परिचित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी पहले भी बातचीत हो चुकी है। और मॉरिशस जो है वो एक मिलीजुली संस्कृति, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मिलीजुली भारतीय संस्कृति वहाँ पर दिखाई देती है। हिंदी भाषा लोग जानते हैं, इसके अलावा भोजपुरी बोली जाती है। तो मॉरिशस जो है एक तरह से जिसको कहते हैं कि नेचुरल अलाय कूटनीति की भाषा में कहा जाता है। तो मॉरिशस भारत का उसी तरह का एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा मित्र है। तो आज 3 और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें प्रधानमंत्री निवास में होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे। इसके अलावा बांग्लादेशी प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी, और मॉरिशस के पविंद्र जगन्नाथ जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ इस वक्त मुलाकात हो रही है।
तो आइए एक बार फिर 5 की पंचायत में चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर राकेश, आप बता रहे थे कि कैसे इंटरनेशनल लोन सिस्टम को कैसे इजी किया जा सकता है, जो आपकी बात अधूरी रह गई थी, कृपया पूरी कीजिए। हाँ, तो ये देखिए, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अंतरराष्ट्रीय डेवलप्ड कंट्रीज और हाई इनकम कंट्रीज जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स को, ग्लोबल साउथ को जो है बाजार की तरह ना देखें। और उससे जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे देश जो हैं, जैसे श्रीलंका है, ए नंबर ऑफ, और बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं, पाकिस्तान है, तो वहां पे क्या है कि डेब्ट के जो जाल के अंदर ये देश जो फंस गए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, दूसरा मैंने ये भी बताया कि इस डेब्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि द मैनिपुलेशन बाय द हाई इनकम कंट्री। जैसे आप देखिए कि एक प्राइम मिनिस्टर ने पिछली बार बहुत साफ कहा है, अबाउट 15 डेज के पहले ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की जो मिनिस्ट्रियल थी उसके अंदर उन्होंने बताया कि द कार्बन क्रेडिट की जगह लेट्स टॉक ऑफ ए ग्रीन क्रेडिट। सो ये मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली एक डिफरेंट चीज है। और उन्होंने एक चीज और बताई कि एमएसएमई जो है वो एक अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जीडीपी के डेटा से देश बढ़ते चले जाएं और जो छोटे लोग हैं या स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो बची चली जाएं। तो एक हमारा बहुत बड़ा ध्यान जो इसमें रहा वो एमएसएमई की तरफ रहा, और इसलिए पता है क्या, जो बाजार की तरह से ये ना देखें तो तब मुझे लगता है कि इट हैज टू बी ए म्यूचुअली विन विन सिचुएशन है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एज द डेवलप्ड कंट्रीज। वो इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने जो अंदर की जी बोलिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, जितने भी ये जो मतलब मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अंदर किसी न किसी तरह से जो स्पेशली जो रिच कंट्रीज हैं वो इनको बाजार की तरह देखते हैं। तो मार्केट एक्सेस की जितनी भी चीजें हैं वो WTO के अंदर डिस्कस हुई हैं, बट इन कंट्रीज की जो कंसर्न है, जैसे पोवर्टी है, पोवर्टी एलिवेशन है, मास फीडिंग है, एग्रीकल्चर है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, और ये चीजों को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा महत्व नहीं मिला है। और इसलिए इस समिट के अंदर ये और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और G20 के अंदर पूरे साल में मतलब जिस तरह का जो होमवर्क हिंदुस्तान में हुआ है, जिस तरह का भारत को एक्सपोजर मिला है, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। ठीक, अतुल अनेजा जी, एक महत्वपूर्ण विषय इस G20 का ये भी है और जो बहुत अलग घटना दिखाती है कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय विरोध है कुछ देशों के बीच में, जो अलग अलग धुरियां हैं, खासकर हम रूस और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, लेकिन भारत की एक खासियत रही उसकी अध्यक्षता की कि G20 को एक तरह से मंच नहीं बनने दिया गया कि जो आपके आपसी विवाद हैं वो दूर रखिए, इस मंच का उसके लिए इस्तेमाल ना करें। ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसको देखते हैं? ये प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हम यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच उलझ जाएं तो वो एक बहुत ही डिवाइसिव इशू है। G20 की एक तरह से जो यूनिटी है वो एक तरह से वो बहुत उसका असर पड़ेगा। इसलिए जो उसकी वजह ये अगर हम उसमें उलझे रहे जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे, तो जो जियो इकोनॉमिक इश्यूज, जो डेवलपमेंटल इश्यूज, जो हम बात कर रहे हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की, वो साइडलाइन हो जाएगी और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है जो ग्लोबल साउथ के ऊपर है खासकर बहुत बहुत बुरा पड़ेगा। इसलिए दोनों को सेपरेट करना बहुत जरूरी है और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि दूसरी बात ये भी है कि भारत के इंटरेस्ट में है कि ये जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में, ये जल्द से जल्द समाप्त हो, क्योंकि ये जो एरिया है, ये हिस्सा है, ये एक वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी चेन में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ब्लैक सी के आसपास जो है वो खाद्य जो पदार्थ वहाँ मिलते हैं वो ग्लोबल साउथ को भी फीड करते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अगर ये जो लड़ाई है ये खत्म हो तो वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, जिसमें ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा एक कंजम्पशन का एरिया है, तो उसके लिए राहत मिलेगी। इसलिए भारत के इंटरेस्ट में है और G20 के इंटरेस्ट में है कि इसका एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मिले। ठीक, तायल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि G20 में अक्सर जब भी बातचीत होती थी तो वो GDP पे बातचीत होती थी, आर्थिक मसलों पर बातचीत ज़्यादातर फोकस रहता था। इस बार जो मानव कल्याण की जिस तरह से बात हो रही, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के मामले में हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ के मामले में हो, तो इससे कितना अलग बन जाता है ये G20? देखिए, धीरे धीरे लोग ये समझ रहे हैं और भारत का ये विश्वास है, हमारे प्रधानमंत्री का ये सोच है कि जो भी प्रगति
किसी भी देश में या विश्व में हो जी, उस केंद्र पर मानव केवल जीडीपी, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पिछले 10-20 साल में जीडीपी ग्रोथ हुई है पर इट इज जॉबलेस ग्रोथ। अब भारत जैसे देश है, अफ्रीका के देश है जिनकी आबादी अधिक है, यंग आबादी है जी, हमारे लिए, बहुत सारे देशों के लिए विश्व में जो मेन मुद्दा है वो है जॉब्स की। जो नई पीढ़ी बाजार में आ रही है, सब पढ़ के आ रही है, स्किलिंग की बात हो रही है जी, उनको जॉब्स कैसे मिलेंगे। और केवल टेक्नोलॉजी को आगे बिना किसी रेगुलेशन के अगर जाने दिया गया जी, तो शायद विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। प्रधानमंत्री ने बार बार क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की बात की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजीज की बात भी की है कि उसका कोई विश्व के जनता जो है, समाज जो है, उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। और इस देखिए जो ये सब कंपनियां बना रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी है, ये गवर्नमेंट से नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये गूगल हो या और भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा हूँ, वो तो अरबपति हैं, वो सब देखे हैं आप। और कोई चांद पे जाने का प्रयत्न कर रहा, कोई गरीब आदमी उनके कॉन्शियसनेस में है ही नहीं, जनता उनकी कॉन्शियसनेस में है ही नहीं, केवल प्रॉफिट और बिल्कुल कंपनी की ग्रोथ। तो इस तरह पर जो डेमोक्रेटिक देश है उनके नेता समझते हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है। केवल टेक्नोलॉजी आगे बढ़े, केवल जीडीपी आगे बढ़े वो काफी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बार बार अपने विचारों से और जिस तरह से जो भी मीटिंग्स हुई हैं वहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो साइंटिस्ट की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो एनएसएस की हो, फॉरेन मिनिस्टर्स की हो, फाइनेंस मिनिस्टर की हो, उसमें ये संदेश गया होगा और दूसरे देश इसको समझेंगे कि केवल जीडीपी ग्रोथ मानव समाज के लिए काफी नहीं है। जीडीपी ग्रोथ भी अवश्य होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ वो ग्रोथ आखिरी इंसान तक पहुंचे, तो आखिरी जनता, हर आखिरी देश तक पहुंचे। इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाने का प्रधानमंत्री ने एक इनिशिएटिव लिया और ऐसा प्रतीत होता है कि कल वो अप्रूव हो जाएगा। तो 54 देश अफ्रीका के, केवल साउथ अफ्रीका इस समय G20 का मेंबर है अफ्रीका में। तो एक सोच को किस तरह उसको प्रैक्टिकल जामा पहनाया जाए, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और जितने मेंबर्स हैं उनको ये सोचने के लिए मजबूर किया जाए कि जिस तरह विश्व की अर्थव्यवस्था जहां खड़ी हुई है, कोई नए सोच की आवश्यकता है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। और पुराने मुद्दे तो जो हैं वो तो हैं ही, जैसे इंटरनेट, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कैसे डेट रिलीफ किया जाए, डेट वल्नरेबिलिटी को कैसे हटाया जाए, वो सब पुराने मुद्दे तो हैं ही। ठीक है, हमारे साथ आलोक बंसल जी भी हैं। आलोक बंसल जी, जो एक वन अर्थ वन फ्यूचर की जो बात इस G20 सम्मेलन में की जा रही है, ये वन अर्थ वन फ्यूचर कितना बड़ा बदलाव पूरी मानव सभ्यता या पूरी दुनिया के लिए ला सकता है? देखिए, बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अगर हम इस सृष्टि को, इस मानवता को आगे बढ़ना है तो आपस में सहयोग आवश्यक है। और विशेषकर ऐसे समय में जब मानवता ने ये रियलाइज कर लिया है, समझ लिया है कि बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। हमने कोविड की चुनौती देखी जिससे कोई राष्ट्र छूटा नहीं था। इसने दिखला दिया कि जो समस्याएं हैं वो सिर्फ एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है, संपूर्ण मानवता इससे प्रभावित होने वाली है। और ऐसे ही वक्त में जब हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध यूरोप में चल रहा है और जिसका असर पूरे विश्व के ऊपर पड़ रहा है, और असर किन पर पड़ रहा है? असर उन राष्ट्रों पर पड़ रहा है जो गरीब हैं, जहां पे लोग भूख से मर रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो दुनिया की खाद्य सामग्री की जो सप्लाई थी वो प्रभावित हुई है, दुनिया की जो एनर्जी की सप्लाई थी वो प्रभावित हुई है। और इससे जो जिनके ऊपर असर पड़ रहा है वो गरीब राष्ट्र है, ग्लोबल साउथ है। तो हमारा जो ये मुद्दा है कि एक राष्ट्र, एक विश्व, एक भविष्य जो है, हाँ, इसकी ओर जो हमें ध्यान देना है। ये भारत दुनिया को बता रहा है कि हम अगर एकजुट अभी भी नहीं हुए तो हम इन समस्याओं से नहीं टिक पाएंगे। और मेरे ख्याल से जो हम शुरुआत कर रहे हैं, विशेषकर जो हमने जो इस तरीके का फोकस रखा है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार हो, जिस तरीके से जो कर्ज की बात है, जो कई राष्ट्रों पर जो कर्ज है अभी उसको कम किया जाए और डिजिटलाइजेशन की तरफ लोग आगे बढ़ें, ये जो कदम अगर इस बार शुरू हो जाएंगे तो फिर उनको रोकना मुश्किल होगा। और मेरे विचार से आने वाले
सम्मेलनों में भी इस पर एक मोमेंटम होगा जिसको आगे लेके जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सम्मेलन के अंत पर क्या एक जॉइंट स्टेटमेंट आ पाएगी, या वो जॉइंट स्टेटमेंट जो आनी चाहिए जो कि आगे चलकर, अभी तक तो पूरी संभावना लग रही है उस बात की, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा है उस पर पश्चिमी देशों और ने भारत का जो सुझाव था शायद उसको नहीं माना है, ऐसा मीडिया की रिपोर्ट कह रही है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक साझा समझौते पर सहमति बन जाए और एक समझौते पे जो है बातचीत हो जाए। लेकिन अभी हमें एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद भी ये 5 की पंचायत में ये चर्चा जारी रहेगी। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं G20 की, जिसमें भारत ने जो G20 की अध्यक्षता की है और जिस तरह का एक पूरा माहौल पूरी दुनिया में तैयार हो रहा है और भारत की शक्ति जो है, भारत की आर्थिक शक्ति, भारत की जो अतिथि देवो भव की जो भावना है, और भारत ने जितने बड़े पैमाने पर, खासकर पहली बार G20 के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जन भागीदारी के साथ जो G20 का आयोजन किया जा रहा है और G20 के जो एजेंडा हैं उन सारे एजेंडा के अंत में कहीं ना कहीं जो है, जो गरीब मनुष्य है, जो मानवता की जो बात है, जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति हो, उस तक G20 की नीतियों का लाभ पहुंचे। ये भारत की अध्यक्षता में पहली बार ये कोशिश हो रही है। जीडीपी और आर्थिक आंकड़ों से बाहर निकलकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीडीपी के अंदर, समिट के अंदर जो है वो मानवता की बात हो रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी भी हैं। राकेश मोहन जोशी जी, इस जीडीपी समिट के दौरान, इस G20 समिट के दौरान जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता आए हैं और जो पहले भी आते रहे, एक चीज़ से बड़ा आकर्षित हुए एक चीज़ को देखकर, वो है UPI पेमेंट, जो डिजिटल करेंसी, जो भारत का जो एक तरह से हम 80% तक वहाँ पर पहुँच गए हैं कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ही चौंकाने वाली है पश्चिमी दुनिया को ये चीज़ कि भारत जैसा देश, जहाँ पर ऐसा माना जाता था कि उतनी शिक्षा नहीं है, वहाँ पर छोटे छोटे दुकानदार जो है, मैं कई बार विदेशी वीडियोस देखता हूँ दूसरे चैनल के, तो वो इस चीज़ पर बड़ी हैरानी जताते हैं कि कैसे एक समोसे कचौरी बनाने वाला व्यक्ति भी जो है वो डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है, वो किस तरह से UPI का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो G20 की जो बैठक है, इसमें जब UPI की या डिजिटल करेंसी की बात होगी तो ये कितना बड़ा एक बदलाव पूरी दुनिया में इस वजह से देखा जा सकता है आने वाले समय में? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने कम से कम ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, इसकी पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी तारीफ की है, सारी दुनिया में तारीफ की है। एंड बहुत सारे देश इसको एडप्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो ये काम किया है वो फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे किया है, और पूरी दुनिया में इतना बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइज के टर्म्स में या मतलब इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। और प्रोफेसर जोशी, थोड़ा सा माफी चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। हमारे भारत मंडपम में इस वक्त हमारे दूरदर्शन के संवाददाता निपेंद्र सिंह मौजूद हैं। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। वहाँ पर वो भारतीय क्राफ्ट्स की जो सजावट की गई है और जहाँ पे स्टॉल लगे हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं निपेंद्र। तो आप भारतीय मंडपम जो है वो पूरी तरह से सज चुका है, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब ये शुरुआत होने वाली G20 की, तो किस तरह से जो है भारतीय संस्कृति का नज़ारा वहाँ पर दिखाई दे रहा है? लगता है निपेंद्र की आवाज है, हमारा संगीत है और उसको दिखाने की मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा कि फुल फ्रेम में निपेंद्र सिंह को दिखाएं, भारतीय मंडपम को दिखाएं। जी निपेंद्र।
जी नृपेंद्र, ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। जी नृपेंद्र बताइए वहां क्या चल रहा है? निश्चित तौर पे प्रखर, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे उत्तर प्रदेश का ये स्टॉल है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश की तरफ से शुरू किया गया था। और हमारे साथ देखिए कि दिलशाद हुसैन जी हैं, पद्मश्री अवार्ड इनको मिला हुआ है और इन्होंने जो ये बनाया है इसको प्रधानमंत्री जर्मनी जब गए थे तो उन्होंने इसको गिफ्ट किया था। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो पहल शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में, उसका नतीजा ये हुआ कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी शिल्प कला से रिलेटेड चीज़ थी उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिला, लोगों में उत्साह देखने को मिला। सरकार ने उनको प्रोत्साहित किया, पैसे भी दिए और उसके वजह से उनकी जो आय में वृद्धि हुई और वो शोकेस यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो क्राफ्ट बाजार है, इसके अलावा इस क्राफ्ट बाजार में बाकी राज्यों के जैसे बिहार है, झारखंड है, गोवा है, राजस्थान है, गुजरात है और ठीक मेरे पीछे एकदम फोकस स्टेट नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है और देश के जो दुर्लभ हमारी जो कलाकृति है, शिल्पकार है, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और वो अपनी शिल्प कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जब कल डेलीगेट आएंगे तो निश्चित तौर पे न केवल देखेंगे बल्कि खरीदारी भी करेंगे और एक जो स्थानीय उत्पाद है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और यही भारत शोकेस कर रहा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात रही है वो मेघना से हम पूछेंगे। मेघना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, विदेश सचिव भी थे, शेरपा थे, क्या उन्होंने कहा, कल क्या होने जा रहा है? देखिए, चूंकि ये जो सभी चीज़ें हो रही हैं वो समिट के लिए ही हो रही हैं। 9, 8 और अगर हम देखें तो 9 और 10 तारीख को जो समिट है, आज 8 तारीख है, एक तरीके से कहें तो प्री समिट डे है। आज अराइवल्स हैं, आज जो लीडर्स आ रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, 41 डेलीगेशंस हैं, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसके साथ इन्वाइटी कंट्रीज हैं। तो उसके अगर हम देखें तो 3 सेशंस होने वाले हैं कल, उसमें से 2 सेशंस होंगे। तीनों सेशंस वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के थीम पर होने वाले हैं, तीनों सेशंस। और उसके साथ ही सबसे अहम बात है कि 10 तारीख को अगर हम देखें तो राजघाट जाएंगे, जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो राजघाट जाने वाले हैं, उनके जो स्पाउस हैं उनके लिए भी एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। उस कार्यक्रम में वो पूसा जाएंगे, मिलेट्स जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मिलेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि बातचीत जो है, इतनी सारी जो हमारी बातचीत हुई है, अगर हम सिटीज़ की बात करें तकरीबन 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं तकरीबन 60 सिटीज़ में, कोई एक ऐसा स्टेट नहीं है भारत का जो अछूता रह गया जहाँ एक G20 की मीटिंग, यूनियन टेरिटरी रही जहाँ कोई G20 की मीटिंग नहीं हुई है। अगर हम देखें, फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, फाइनेंसिंग क्लाइमेट एक्शन के लिए, फाइनेंसिंग अगर हम देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और उसके साथ ही मल्टीलैटरल बैंक रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस है। उसके अलावा भी अगर हम कुछ विषयों पर बात करें, चूंकि जिस तरीके से मैंने कहा एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की बात करें उस पर भी कुछ ना कुछ आने की संभावना है। और जिस तरीके से आज कहा गया, हमारे शेरपा अमिताभ कांत ने जो कहा कि जो हमारा न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन रहेगा, जो जॉइंट स्टे अगर हम देखें जो कम्युनिके आएगा एक तरीके से, उसमें वो एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, डिसीजन मेकिंग एक तरीके से देखें तो भारत की प्रेसिडेंसी है वो डिसीजन मेकिंग रही है, इंक्लूसिव रही है, तो उसकी एक झलक साफ तौर पर नजर आएगी, प्रेसिडेंसी की झलक नजर आएगी कम्युनिके में, जो लीडर्स जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो होगा उसमें। तो काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस डिक्लेरेशन से, और अब देखना होगा चूंकि अब काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कल ये जो समिट है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे प्रखर 3 प्रमुख बातें भारत दिखाना चाह रहा है। पहली बात की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक दिखेगी, हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी की झलक दिखेगी, और साथ ही साथ जो आधुनिक भारत की छवि है उसको भी भारत दिखाएगा। और जब डेलीगेट आएंगे भारत मंडपम में तो उनको दिखेगा कि भारत कितना तैयार है, किस लेवल पे जा चुका है, और दुनिया के देशों की एक कई मामलों में वो लीडरशिप की भूमिका में है। खासतौर पर मैं हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, वो तमाम चीज़ यहाँ शोकेस किया जाएगा। और जब डेलीगेट आएंगे वो देखेंगे और निश्चित तौर पे उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है नृपेंद्र, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वापस हम 5 की पंचायत पर चर्चा पर आते हैं, और चर्चा जो हम कर रहे थे प्रोफेसर जोशी, जब मैंने आपको बीच में रोका था तो हम बात कर रहे थे यूपीआई पेमेंट के, डिजिटल पेमेंट की, और जो ये स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है कि यहीं पर जो है जो प्रतिनिधि आएंगे पूरी दुनिया से, उनको बताया जाएगा कि किस तरह से डिजिटल पेमेंट जो है वो खुद करके देखेंगे इन स्टॉल्स के अंदर जब वो सामान लेंगे या कोई वस्तु लेंगे। तो ये एक तरह का वहाँ पे प्रदर्शन होगा। तो जो आप बता रहे थे यूपीआई पेमेंट और डिजिटल पेमेंट के बारे में, वो आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें उस चीज को। हाँ, तो डिजिटल पेमेंट का जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डिजिटल पेमेंट किसी एक क्लास तक था, बट भारत ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि डिजिटल पेमेंट छोटे से छोटे लेवल पे, वो एक ठेली वाला हो, खोमचे वाला हो, आपको चाट खानी है, सब्जी लेनी है, स्मॉल के से स्मॉल, जिस आदमी की कोई दुकान भी नहीं है वो भी सड़क पे आजकल हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट कर सकता है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो हमने इस टेक्नोलॉजी को लेबोरेटरी से या हाई इनकम ग्रुप से बिल्कुल आम आदमी तक पहुंचा दिया है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। और अब हमारी इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अनेक देशों ने रुचि दिखाई है। 40 से 60 देश ऐसे हैं वो आने वाले 4-5 साल में हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एडप्ट भी करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें प्रधानमंत्री जी ने कही है, मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस कंट्रीज। तो उसके लिए भी एक हमको ये बहुत बड़ा मौका जो है ये इसके अंदर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसके अंदर कि भारत के अंदर इतने बड़े राष्ट्र अध्यक्ष शायद कभी नहीं आए, जहां पे इतने डिसीजन मेकिंग जो है इसके अंदर बड़ी आसान हो जाएगी विद दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक जो है, देखिए जो भारत ने करके दिखाया है इस पूरे 1 साल के दौरान, वो जैसा कि आपने देखा कि कोविड के अंदर जब डिसरप्शन हुआ उस समय, और पहले हमने करेंसी का डिमोनेटाइजेशन किया, तो उसने भारत को इसके लिए तैयार कर दिया, हमारे हर नागरिक को, छोटे से छोटे लोगों को, कि वो डिजिटल करेंसी से पेमेंट कर सके, कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो होल कंट्री मूव्ड इनटू द कैशलेस ट्रांजैक्शन इन एन एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड वे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि जब सप्लाई चेन ब्रेक हुई, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो डेथ हुई, मौत हुई स्पेशली कोविड के दौरान, कोविड रिलेटेड। और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी जिन देशों को, दवा की जरूरत थी, सामान की जरूरत थी, और चाइना जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक तरह से बन गया था, वहां से सप्लाई बंद हो गई, सप्लाई चेन टूट गई, कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत ने डेमोन्स्ट्रेट की है सारी दुनिया के सामने, कि सारी दुनिया को अब रिजिलिएंट सप्लाई चेन जो है वो एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और उसके लिए भारत जो है वो बहुत ही रिलायबल एक जो है ना देश के रूप में उभर के आगे आया है। और कोविड के बाद में जो दूसरा जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ, स्पेशली यूक्रेन और रशिया के वार का, वहां पे यूरोप ने एक साइड लिया, चाइना और कुछ कम्युनिस्ट देशों ने दूसरा साइड लिया। भारत ने अपनी नॉन अलाइनमेंट या का परिचय दिया है कि भारत किसी के साथ नहीं है, भारत अपने नागरिकों के साथ है और गरीब के साथ है। आपने भारत की विदेश नीति की बात की, हमारे साथ एसआर तायल साहब भी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। तायल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसा माना जा रहा है कि 15 द्विपक्षीय बातचीत जो है प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों के साथ या जो प्रतिनिधि आए हैं उन लोगों के साथ। तो इनमें से महत्वपूर्ण आप 3 ऐसी कौन सी मुलाकातें मानते हैं जो भारत की जो इस वक्त की जो स्थितियां चल रही हैं, दुनिया की जो स्थितियां चल रही हैं, उसमें 3 ऐसी कौन सी द्विपक्षीय बातचीत हैं जो महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं? देखिए, द्विपक्षीय वार्ता तो सभी इंपॉर्टेंट होती है। अपने अपने देश, हमारे कम से कम 20-25 देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। पर इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तो सबसे बड़ा जो भी द्विपक्षीय वार्ता होगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और अपने नेबर से तो बात होती रहती है। मैं समझता हूं कि इस समय प्रधानमंत्री सुनक के साथ, क्योंकि कुछ एक FTA की बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम के साथ, वो काफी इम्पोर्टेंट होगी। और मैं समझता हूं कि भारत और इजिप्ट के संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इजिप्ट को हमने बुलाया है, स्पेशल इनवाइट किया है। मैं थोड़ी देर में पहुंचने भी वाले हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति जी। वो आ रहे, अभी आने वाले हैं, ऐसी सूचना मिली है, शायद वो आ रहे हैं। और जो भारत का
डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ कि उसमें कोरिया और जापान का बहुत बड़ा हाथ रहेगा जी। तो ये 3 कहना मुश्किल है, मैं कहूँगा आप 5 कहें जी, और इसमें कोरिया और जापान को भी जोड़ें। ठीक है। अतुल नेजा साहब, जो आज अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की जो मुलाकात होगी, उसमें चर्चा के विषय क्या हो सकते हैं? किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, किन मुद्दों पर फोकस हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा एजेंडा होगा प्रकाश जी, क्योंकि ये मेरे को लगता है एक फॉलोअप होगा जो प्रधानमंत्री का जो विजिट था यूएस का, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हुई, उसके आगे हम बातचीत कर सकते हैं। अगर आप बात करें तो हमारा जो GE 404 इंजन की बात हुई थी उस टाइम पे, उसके आगे क्या करना है, एक तरह से तेजस प्रोग्राम जो है उससे साथ जुड़ा हुआ है, और आगे की जो मिलिट्री हार्डवेयर प्रोडक्शन है इंडिया की वो जुड़ी हुई है, तो एक ट्रैक तो वो हो सकता है। दूसरा जो है डेवलपमेंट के ओरिएंटेशन लेके ये जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है, जो वर्ल्ड बैंक और IMF की रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वक्त डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग की ग्लोबल साउथ के लिए, तो जो एग्जिस्टिंग ढांचा है उससे तो बात बनेगी नहीं जी। और क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर, इसलिए वो मुझे लगता है एक मुद्दा होगा जो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन के साथ हो सकता है। और बाकी बायलैटरल इश्यूज हमारे और अमेरिका के बीच में एक पूरा एजेंडा है, ट्रेड से लेके टेक्नोलॉजी तक, तो वो सारी बातें इसी के अंदर ही, इस संदर्भ के अंदर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक नई दुनिया हमारे सामने आ रही है और कैसे फाइन ट्यून किया जाए, रियलाइन किया जाए अमेरिका के रिलेशनशिप भारत के साथ और ग्लोबल साउथ के साथ। मुझे लगता है कि ये एक ब्रॉड थीम है जिसके संदर्भ में और कई सारे मुद्दे उठ सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ आलोक बंसल साहब भी मौजूद हैं। आलोक बंसल साहब, रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, वो G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो बातचीत होगी उस पर दुनिया की नजर लगी रहेगी, तो क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन विषयों पर बातचीत हो सकती है? जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो रूस यूक्रेन वार्ता पे, जो युद्ध पर जो कंबाइंड स्टेटमेंट आने वाला है उस पे रूस का, क्योंकि यहां आने से पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जो बड़ा ही डिस्टर्बिंग था। उन्होंने कहा कि अगर रूस का नजरिया इस कंबाइंड स्टेटमेंट में नहीं रिफ्लेक्ट होगा तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो रूस के साथ जो बातचीत होती है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि रूस किस हद तक मेलो डाउन करता है, किस तरीके से एक ऐसा वक्तव्य आ सकता है जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो इस वक्त मेरे ख्याल से अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है एक कंबाइंड स्टेटमेंट के आने के लिए, तो रूस के विदेश मंत्री की है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति यहाँ नहीं है, और क्यों नहीं है? आलोक बंसल जी, मैं माफी चाहता हूँ, समय का अभाव है इसलिए मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।